नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में हम लोग शासन प्रणाली पढ़ रहे थे और उस शासन प्रणाली में हम इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो शासन प्रणाली से रिलेटेड है, लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए हम शासन प्रणालियों को और विस्तार से समझेंगे, क्योंकि आज जो पिछले वीडियो में हमने जो शासन प्रणाली की चर्चा की थी वो थी कि कितने प्रकार की शासन प्रणाली हो सकती है, प्राचीन काल में किन किन शासन प्रणालियों को किन किन देशों ने अपनाया था, राजतंत्र क्या होता है, जिस लोकतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होती है। तो इन सब का एक विकास क्रम फिर हमने कहाँ देखा, लोकतंत्र के अंतर्गत देखा, और कुछ लोगों ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली की या भारतीय शासन प्रणाली की क्या की आलोचनाएं की अपने अपने हिसाब से। आज उसी के आधार पर जो अगला टॉपिक है वो शासन प्रणाली का ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पिछली वीडियो में हमने उसके प्राचीन काल और मध्यकाल में चल रही शासन प्रणालियों की चर्चा की थी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि वर्तमान में किस देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, तो आज इस आधार पर हम शासन प्रणालियों को कितने वर्गों में बांट करके देखेंगे, 2 वर्गों में बांट करके देखेंगे। तो वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं हमारे, तो देखिए सबसे पहला वर्ग हो जाएगा कि केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं। किस किस के, केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली के कितने वर्ग होते हैं। दूसरा है कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज़ यहाँ नोट कर लेना कि जो भी विद्यार्थी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि सिविल सर्विस में कई बार यहाँ से मेंस में सीधे सीधे सवाल आते हैं, और किस तरीके के सवाल आते हैं उनकी मैं चर्चा करूँगा बीच में वीडियो में। लेकिन जो रीट वाले हैं, पटवार वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, वो भी इसको बहुत अच्छे से देखें। इसलिए देखें क्योंकि उनका ये जो टॉपिक है वो आगे आने वाले जितने भी भारत की राजनीतिक व्यवस्था जब हम लोग पढ़ेंगे, भारत की राजनीतिक शासन जब हम पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था को, तो शासन व्यवस्था को समझने में ये हमारा टॉपिक क्या है, बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि उन शासन व्यवस्था को समझने से पहले उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, इनके आधार पर रखी गई है। अगर ये बहुत अच्छे से आपने समझ लिए तो आपकी शासन व्यवस्था एक बार में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर अगर हम शासन प्रणाली की बात करते हैं तो ये 3 वर्गों में विभाजित की गई है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। कौन कौन सी, देखिए पहली है हमारी परिसंघात्मक शासन प्रणाली। दूसरी है संघात्मक शासन प्रणाली। इस डायग्राम को एक बार आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना। और अगली है आपकी एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो अब इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो देखिए परिसंघात्मक को कौन फेडरल सिस्टम बोलते हैं, कौन फेडरल सिस्टम, इसको फेडरल सिस्टम, और एकात्मक को बोला जाता है यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो वर्ग है हमारा वो किसके आधार पर है, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। तो इसको भी हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो संसदीय शासन प्रणाली, और दूसरी है हमारी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है,
तो ये दो वर्ग हो गए। अब इनमें हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रणाली की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसमें केंद्र और राज्यों का आपस में क्या संबंध रहता है, किसको कितनी शक्तियां दी जाती हैं, कौन किसके समझौते से बनता है, ठीक है, कौन किसको अलग कर सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में विस्तार से एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में साथ साथ मेंशन करते जाइए, ताकि इनको समझने के लिए आपको बार बार वीडियो को ना देखना पड़े। एक बार में ही आपने वीडियो देखा और आपकी सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी आपका कोई भी डाउट रह जाए तो आप बेझिझक, आपसे मेरा अनुरोध है ये विशेषकर कि बेझिझक आप सवाल पूछिए हमसे। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं कि परिसंघात्मक क्या होती है, संघात्मक क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। तो बहुत अच्छे से सुनना एक एक वर्ड को, तब जाकर के ये चीजें क्लियर होंगी आपकी। चलिए पहला जो हमारा पॉइंट आ रहा है इसमें ये क्या आ रहा है, परिसंघात्मक अर्थात कॉन्फेडरल। तो देखिए इसमें पहली चीज आ रही है हमारी परिसंघ की, कि परिसंघ क्या होता है। तो देखिए परिसंघ का मतलब क्या है कि ऐसा संघ जो विभिन्न राज्यों के समझौते के आधार पर बनाया गया हो, वो क्या कहलाता है, परिसंघ कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो क्या लिख सकते हो कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें न तो केंद्र का अत्यधिक महत्व होता है और न ही अत्यधिक स्वतंत्र। वो शासन प्रणाली कैसी कहलाएगी आपकी, परिसंघीय कहलाएगी। तो देखिए परिसंघीय शासन व्यवस्था में क्या किया जाता है कि कुछ राज्य होते हैं और वो राज्य क्या करते हैं, आपसी समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद एक केंद्रीय शासन की व्यवस्था को लागू करते हैं। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, परिसंघीय व्यवस्था कहलाती है। परिसंघ में जो केंद्र होता है, जो केंद्र का ढांचा होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है, और जो राज्यों का ढांचा होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। तो परिसंघीय व्यवस्था में राज्य जो हैं वो केंद्र से अलग हो सकते हैं, इसीलिए केंद्रीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है, परिसंघीय व्यवस्था को ये कह सकते हैं कि यह अविनाशी राज्यों का कैसा संगठन है, विनाशी संगठन है। अब अगली बात हमारी आती है कि किस तरीके से राज्य समझौता करते हैं। तो देखिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। क्या एग्जाम्पल, कि जैसे कुछ राज्य क्या करेंगे, समझौता करते हैं। और समझौता कैसे करेंगे, देखिए अगर ये कहते हैं कि अगर हम स्वतंत्र रूप से रहे, क्योंकि जो परिसंघ बनता है वो छोटे छोटे राज्यों का क्या होता है, एक समूह होता है। तो राज्यों को ये भय रहता है कि कोई बाहरी शक्ति दोबारा से उन पर आक्रमण न कर दे, जिससे वो किसी और देश के क्या बन जाएं, गुलाम बन जाएं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक केंद्र का निर्माण करते हैं और समझौता करते हैं कि हमारे जो कुछ विषय हैं और उन कुछ विषयों पर हम क्या करेंगे, मिलकर के फैसला करेंगे और कुछ विषयों पर हम स्वतंत्र रूप से फैसला करेंगे। तो जिन विषयों पर ये मिलकर के फैसला करेंगे वो कौन कौन से विषय थे, देखिए जैसे इनकी विदेश नीति, सुरक्षा, संचार, इन तीनों का प्रशासन तो वो क्या करेंगे, मिल करके करेंगे। कैसे, संयुक्त रूप से। बाकी के जितने भी विषय हैं उनके लिए क्या करेंगे, वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे। तो इन तीनों विषयों का प्रशासन वो स्वतंत्र रूप से न करके संयुक्त रूप से मिलजुल करके करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाई, समझौता करने के बाद में केंद्रीय शासन की व्यवस्था अपनाई। कैसी, केंद्रीय शासन की व्यवस्था अपनाई। और केंद्रीय शासन की जो व्यवस्था अपनाई उसे क्या कहा गया, परिसंघ कहा गया। अब देखिए एक देश का एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसका,
अमेरिका का। इसके लिए अगर हम यूएसए के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जब यूएसए आज़ाद हुआ था तो यूएसए को आज़ादी कब मिली थी? 1776 ईस्वी में। कब मिली थी? 1776 ईस्वी में। तो देखिए, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो ये छोटे छोटे 13 राज्यों में विभाजित था। कितने राज्यों में? 13 राज्यों में, यानी कि 13 स्टेट थे छोटे छोटे। अब इन 13 राज्यों ने क्या किया? आपसी समझौते से एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि अगर हम अलग अलग रहे तो हो सकता है कि इंग्लैंड ने जिस तरीके से हमें पहले गुलाम बनाया था उसी तरीके से भविष्य में कोई अन्य देश हमें गुलाम बना ले। इसके लिए ये 13 लोग क्या हुए? एक जगह पर एकत्रित हुए, ठीक है। और एक जगह पर ये एकत्रित हुए तो इन सब ने मिलकर के क्या की? मीटिंग की। और मीटिंग की तो अब देखिए, जहां कुछ लोग मिलकर के समझौता करते हैं तो जो समझौता होगा वो कैसा होगा? लिखित समझौता होगा। किस तरीके का? लिखित समझौता होगा। और लिखित समझौते को क्या कहा जाता है? अब लिखित संविधान कहा जाएगा। किस तरीके से कहा जाएगा? देखिए, इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो कुछ विषय, कौन कौन से? विदेश नीति, सुरक्षा और संचार के जो मामले होंगे, इन पर हम सभी लोग मिलकर के क्या करेंगे? फैसला लेंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या बना दिया? केंद्रीय व्यवस्था बना दी। इसके अलावा अन्य जो विषय होंगे उन पर ये स्वतंत्र रूप से क्या लेंगे? निर्णय लेंगे। और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे, उसके लिए इनकी राज्य की अवधारणा बची रही। तो यहाँ जो शक्तियाँ होंगी, अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, तो वो क्या होंगी? किन के पास होंगी? राज्यों के पास होंगी, ना कि केंद्र के पास होंगी। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब ये समझौता करेंगे तो प्रत्येक समझौते को ये लिखित रूप में लाएंगे। और लिखित रूप में लाएंगे तो इसीलिए पहली बार लिखित संविधान की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से मानी जाती है? यूएसए से मानी जाती है। लेकिन विश्व का सबसे पहला संविधान अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ का है? ब्रिटेन का है। लेकिन वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। इसीलिए जब ये क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे पुराना संविधान किस, लिखित संविधान किस देश का हो जाएगा? यूएसए का हो जाएगा। लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। क्योंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और विश्व का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो कौन सा है? अमेरिका है। इंग्लैंड को हम यहाँ इसलिए डेमोक्रेसी में नहीं रख सकते क्योंकि इंग्लैंड में संविधान तो है, लेकिन संविधान के साथ साथ उनकी क्या है? जो राजतंत्र व्यवस्था है वो संविधान के साथ साथ चल रही है। इसीलिए इंग्लैंड को कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। यानी कि वहाँ संविधान होते हुए भी क्या है? राजतंत्र है। तो जब ये लोग समझौता करेंगे तो लिखेंगे कहाँ? एक लिखित दस्तावेज पर। तो इनका जो लिखित दस्तावेज था जहाँ इन्होंने समझौता किया था वही इनका क्या कहलाया? संविधान कहलाया। अब देखिए, अगर ये संविधान लिखित दस्तावेज कर रहे हैं तो अपनी अपनी शर्तों को क्या करेंगे? उस दस्तावेज पर लिखेंगे। जैसे अब इनसे कहा गया कि भाई साहब, हमारे यहाँ के जो नागरिक होंगे वो कैसे होंगे? वो केवल केंद्र के नागरिक होंगे या राज्यों के भी नागरिक होंगे? तो इन्होंने कहा कि वो केंद्र के भी नागरिक होंगे और राज्यों के भी नागरिक होंगे। और राज्यों के नागरिक होंगे, इसीलिए यूएसए में कौन सी व्यवस्था आ गई? दोहरी नागरिकता आ गई, ठीक है। दूसरी चीज कि दोहरी नागरिकता के साथ में, यानी कि अब यहाँ का हर व्यक्ति क्या होगा? केंद्र का भी नागरिक है, यानी कि यूएसए का भी नागरिक है। और वही व्यक्ति कैलिफोर्निया का भी नागरिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ कैलिफोर्निया और यूएसए दोनों की उसको नागरिकता दी जाती है, ना कि केवल यूएसए की। तो इसलिए दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में हमने कहाँ से ग्रहण किया है? यूएसए से। सॉरी, दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो संविधान में से केवल कहाँ पर है? अमेरिका में है, यूएसए में। लेकिन भारत में किस प्रकार की नागरिकता अपनाई जाती है? एकहरी नागरिकता अपनाई जाती है। इसको समझने के लिए भी हम और आगे बढ़ेंगे, अगली शासन व्यवस्था समझेंगे। तो देखिए, अब इन्होंने जो समझौता किया इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई कि अगर मान लीजिए भविष्य में केंद्र और राज्य की टकराहट हो गई या जो शक्तियों का विभाजन है वो कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है वो क्या हो गई? कमजोर हो गई। और राज्य क्या हो गए? मजबूत हो गए। अर्थात अवशिष्ट शक्तियां किसके पास चली गईं? राज्यों के पास चली गईं। दूसरी चीज, अगर केंद्र और राज्य में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा कि यहां पर कहां? परिसंघीय व्यवस्था में जो
राज्य होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, केंद्र से अलग हो सकते हैं, और जब चाहें वो केंद्र से अलग होंगे। तो इसीलिए परिसंघीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाएगा। अब देखते हैं इसको और अच्छे तरीके से। तो इसके लिए क्या कथन उपयुक्त होगा परिसंघात्मक के लिए, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है कहाँ चलती थी और कहाँ चलती है। तो देखिए अविनाशी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिसंघात्मक में जो केंद्र होते हैं, तो केंद्र किस तरीके का हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा। अर्थात जो राज्य हैं उनको केंद्र से क्या हो जाएगा, अलग होने का अधिकार हो जाएगा। लेकिन जो राज्य हैं इनका मतलब क्या है कि ये अविनाशी हो जाएंगे। अर्थात कि अगर केंद्र चाहे तो किसी राज्य की सीमा में ना तो परिवर्तन कर सकता है, ना ही किसी राज्य का नाम बदल सकता है, ना ही दो राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बना सकता है, ना ही किन्हीं दो राज्यों के कुछ भागों को मिलाकर के एक राज्य बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र से राज्य क्या हो सकते हैं, अलग तो हो सकते हैं, तो राज्य क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसीलिए केंद्र को क्या माना गया है, यहाँ पर विनाशी माना गया है। जबकि केंद्र राज्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, इसीलिए राज्य को यहाँ क्या माना गया है, अविनाशी माना गया है। और ये कथन इस पर क्या बैठता है, सटीक बैठता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। तो देखिए इस प्रकार की जो प्रणाली चलती थी, पहले हम अगर भूतपूर्व सोवियत संघ का उदाहरण लेते हैं, अब तो वो रूस हो गया है, इसीलिए यहाँ भूतपूर्व लगाया सोवियत संघ। तो रूस का प्राचीन नाम क्या था, सोवियत संघ था कुछ समय पहले 1991 तक। तो 1991 में क्या हुआ, इसका विघटन हुआ। क्या हुआ, विघटन हुआ। उसके पीछे कई रीजन्स थे। तो देखिए जब इसका विघटन हुआ तो यहाँ से कई राज्य क्या हो गए, अलग हो गए, और अलग हो गए तो उन्होंने क्या बना लिया, अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। क्या बना लिया, स्वतंत्र राज्य बना लिया। और स्वतंत्र राज्य बना लिया इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो सोवियत संघ था ये पहले किसका उदाहरण था, परिसंघ था। परिसंघ का मतलब कि इनसे राज्य क्या हो गए, इससे अलग हो गए, तो इसका जो केंद्रीय ढांचा था वो क्या था, कमजोर पड़ गया। तो जो केंद्रीय ढांचा होगा वो कमजोर पड़ने के बाद में राज्य अलग हो गए, अलग होने के बाद में अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व अपना लिया। तो भूतपूर्व सोवियत संघ भी हम पहले क्या कह सकते हैं कि एक परिसंघीय व्यवस्था थी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब अमेरिका का, यूएसए का गठन हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो जब इसका गठन हुआ था तो स्टार्टिंग में ये कैसी व्यवस्था थी, परिसंघीय व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों ने क्या कर दिया, केंद्र को राज्यों की अपेक्षा मजबूत कर दिया। कैसे कर दिया, देखिए परिसंघीय अमेरिका जो था, अमेरिका में किसकी स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। कैसी है न्यायपालिका, सर्वोच्च है, केंद्र और राज्य दोनों से ही। और ये न्यायपालिका की यहाँ क्या है, स्वतंत्रता भी है। तो इसने क्या किया कि देश की एकता और अखंडता को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए इसने कुछ समय समय पर क्या किया, महत्वपूर्ण निर्णय दिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों ने क्या कर दिया, अमेरिका में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बोल दिया। और इतना बोलते ही क्या हो गया, यहाँ केंद्र अपने आप मजबूत हो गया। और केंद्र यहाँ अपने आप मजबूत हो गया तो अब ये किस प्रकार की व्यवस्था बन गया है, तो पहले किस प्रकार की व्यवस्था था, ये परिसंघीय व्यवस्था थी, किसमें, अमेरिका में। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों ने राज्यों को केंद्र से अलग होने का जो अधिकार था वो खत्म कर दिया। तो अब वर्तमान में अमेरिका किस व्यवस्था पर चल रहा है, तो अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में अमेरिका में किस तरीके की व्यवस्था अपनाई जा रही है, तो आप आराम से बोल सकते हो संघात्मक व्यवस्था। क्यों, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था जो है वो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। अर्थात
कि यहाँ ना तो राज्यों में कोई फेरबदल किया जा सकता है और ना ही केंद्र से कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, परिसंघात्मक व्यवस्था। अब अगला जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फेडरल सिस्टम को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि परिसंघीय व्यवस्था में बस इतना से याद रखना कि राज्य क्या होते हैं, अधिक ताकतवर होते हैं और केंद्र कम ताकतवर होता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है हमारा संघात्मक व्यवस्था, अर्थात फेडरल सिस्टम। तो देखिए जो परिसंघीय व्यवस्था थी वो तो क्या थी, अधिक लचीली थी, लेकिन लचीली किस रूप में कि राज्य वहाँ से अलग हो सकते हैं। और जो अपनी संघात्मक व्यवस्था है ये परिसंघ की तुलना में क्या है, कम लचीली है। और कम लचीली है तो यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न राज्यों के आपसी समझौते से राज्य को अलग बनाया तो जाता है, लेकिन यहाँ पर राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं होता, अर्थात यहाँ केंद्र क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तो देखिए ऐसी राजनीतिक प्रणाली जहां विभिन्न प्रांत मिलकर केंद्र का निर्माण तो करते हैं, केंद्र का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उन्हें, किन्हें, प्रांतों को, लेकिन उन्हें केंद्र से अलग होने का, केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होता। तो इस तरीके की जो शासन प्रणाली होगी वो कौन सी कहलाएगी, हमारी संघात्मक शासन प्रणाली कहलाएगी। ठीक है, तो यहां आप कह सकते हो कि कई राज्य मिलकर के क्या कर रहे हैं, राज्य क्या करेंगे, समझौता करेंगे, और समझौता करके किसका निर्माण करेंगे, एक मजबूत केंद्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। तो केंद्र यहाँ क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, और राज्य यहाँ क्या हो जाएंगे, कम शक्तिशाली हो जाएंगे। दूसरी चीज, संघात्मक व्यवस्था में एक चीज और नोट कर लेना कि इसकी जो किस तरीके का जो संगठन है, अभी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका क्या हो गया है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन हो गया है। तो जो संघात्मक व्यवस्था है इसके लिए कौन सा कथन प्रयुक्त हम कर सकते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि यह है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ना तो केंद्र को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, लेकिन केंद्र कुछ चीज़ों में क्या होगा, अधिक मजबूत होगा। सॉरी, विनाशी नहीं, अविनाशी संगठन, यानी कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन क्या कहलाता है, आपका संघात्मक व्यवस्था कहलाएगी। अब यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होगा, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा, यानी कि यहाँ शक्तियों का जो विभाजन होगा वो किन किन के मध्य होगा, केंद्र और राज्य के मध्य में हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि वर्तमान में किन किन देशों में इस तरीके की व्यवस्था चल रही है, तो देखिए या एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए। एक तो यूएसए हो गया, अभी आपने देखा, लेकिन यूएसए का जो गठन हुआ था वो किस रूप में हुआ था, परिसंघ के रूप में हुआ था। हमारा जर्मनी है, जर्मनी किस तरीके का देश है, संघात्मक व्यवस्था पर आधारित देश है। स्विट्जरलैंड है, किस व्यवस्था पर आधारित देश है, स्विट्जरलैंड पर संघात्मक व्यवस्था पर आधारित देश है। देखिए स्विट्जरलैंड का नाम क्या है, वैसे स्विस परिसंघ है। क्या है, स्विस परिसंघ। और
सो इस परिसंघ नाम होने से ये नहीं है कि ये परिसंघात्मक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल इसका नामकरण किया गया। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या बोला जाता है, राज्यों को राज्य बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर राज्यों को क्या बोला जाएगा, कैंटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैंटन। तो यहाँ कैंटन को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसीलिए स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्था है वो क्या है, संघात्मक व्यवस्था के अधिक नज़दीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो आ रहा है एकात्मक व्यवस्था या यूनिटरी सिस्टम किसे कहते हैं। चलिए, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। परिसंघात्मक में और संघात्मक में अंतर क्या है, तो छोटा सा अंतर है। परिसंघात्मक में राज्य अलग हो सकते हैं, संघात्मक में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है और ना ही केंद्र को वो कमजोर कर सकते हैं। तो केंद्र कहाँ कमजोर होगा, परिसंघात्मक व्यवस्था में, और केंद्र कहाँ मजबूत होगा, संघात्मक व्यवस्था में और एकात्मक व्यवस्था में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ कर लेते हैं एक बार इनकी विशेषताओं की। ठीक है, तो देखिए परिसंघीय और संघात्मक की विशेषताएं भी आप एक साइड में लिख लेना। परिसंघीय या परिसंघात्मक तथा संघात्मक की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये पॉइंट भी आप एक बार नोट कर लेना, जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक एक पॉइंट में नोट करते जाना। विशेषताएं देखिए क्या होगी। पहली विशेषता, संघ में और परिसंघ में यहाँ राज्यों का जो महत्व होता है अधिक होगा। ठीक है, दूसरा आ रहा है संघात्मक का। तो संघात्मक का जो लक्षण होगा वो क्या होगा, केंद्र और राज्यों के बीच में, किसके, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट किसका आ रहा है, संघात्मक का ही। क्या, तो राज्यों का जो महत्व अधिक होगा वो कहाँ होगा, परिसंघात्मक में। या एक चीज़ और नोट करना कि संविधान की सर्वोच्चता किस प्रकार के देशों में होती है, तो संघात्मक देशों में होती है। तो यहाँ पर संविधान की क्या मानी जाएगी, सर्वोच्चता। दूसरा जो इसका पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों होगी, क्योंकि संघात्मक देशों का जो गठन हुआ है वो क्या है, एक लिखित दस्तावेज के आधार पर हुआ है, और लिखित दस्तावेज की व्याख्या कौन करता है, न्यायपालिका करती है। तो इसीलिए न्यायपालिका यहाँ क्या हो जाती है, सर्वोच्च हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे देशों में इसीलिए धीरे धीरे यूएसए की जो न्यायपालिका है उसने कुछ क्रांतिकारी ऐसे निर्णय दिए जिससे उसने स्वयं को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया, सर्वोच्च कर लिया, और राज्यों का केंद्र से अलग होने का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया, और इसीलिए वहाँ केंद्र राज्य की अपेक्षा क्या हो गया, अधिक मजबूत हो गया। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो क्या है, एकात्मक। तो इन विशेषताओं को थोड़ा सा याद रखना कि संघात्मक की ये विशेषताएं हो जाएंगी, पर संघात्मक में राज्यों का महत्व अधिक हो जाता है। चलिए, एकात्मक यानी कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। एकात्मक प्रणाली अर्थात यूनिटरी सिस्टम देखिए यूनिटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या बनेगी कि यहाँ केंद्र का महत्व क्या हो जाएगा, अत्यधिक होगा, और राज्यों का जो महत्व होगा वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए इस तरीके की जो व्यवस्था है ये कैसे देशों में अपनाई जाती है, जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल कब होता है, जहाँ जातीय, धर्म, भाषाई विविधताएं कम होती हैं, वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था अपनाई जाती है, एकात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है। तो यह व्यवस्था किस प्रकार के देशों में अपनाई जाएगी, छोटे देशों में अपनाई जाएगी, जहाँ पर धार्मिक, जातीय, भाषाई, नस्लवादी जो विविधता है वो क्या होगी, कम होगी। इसीलिए यहाँ केंद्र का महत्व क्या हो गया, अधिक हो गया, अर्थात यहाँ का जो शासन है वो किसके हाथों में चला जाता है, केंद्र के। तो केंद्र क्या करता है, यहाँ पूरे देश का शासन खुद ही संचालित करता है।
यहाँ राज्यों को अलग शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, अर्थात केंद्र अगर चाहेगा तो राज्यों को कोई विशेष कार्य सौंप सकता है, वो शक्तियाँ नहीं होंगी। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि केंद्र राज्यों को क्या सौंप सकता है, कार्य सौंप सकता है अपने मर्जी से कि राज्य क्या क्या कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन ये राज्यों की शक्ति न होकर के क्या हो जाएंगे, केंद्र के द्वारा उसको दिए गए कार्य हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आ रही है कि राज्यों के यहाँ अपने कुछ विशेष अधिकार नहीं होते, ठीक है। क्या नहीं होंगे, राज्यों के विशेषाधिकार नहीं होंगे, जैसे परिसंघात्मक में और संघात्मक व्यवस्था में होता है। इसकी शक्तियाँ नहीं होंगी, कोई भी फिक्स पावर नहीं है, निश्चित शक्तियाँ नहीं है यहाँ राज्यों की, ठीक है। तो निश्चित शक्तियाँ किसकी हैं, केंद्र की हैं। तो जैसे अब यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग में किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। किस प्रकार का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, ठीक है। यानी कि यहां अगर केंद्र चाहे तो केंद्र क्या कर सकता है, यहां पर किसी भी राज्य की सीमा, नाम आदि में परिवर्तन कर सकता है तथा नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां विनाशी राज्य क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर केंद्र चाहे तो वो क्या करेगा, किसी राज्य के किसी क्षेत्र को किसी अन्य राज्य में मिलाकर के नए राज्य का गठन कर सकता है, या किन्हीं दो राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर के अलग राज्य का गठन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए जो केंद्रीय व्यवस्था है यहाँ पर वो क्या हो जाती है, अविनाशी हो जाती है, और अविनाशी हो जाने की वजह से तो केंद्र यहाँ क्या हो जाएगा, अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, अर्थात यहाँ की जो संसद होगी वो क्या होगी, सर्वोच्च होगी बजाय न्यायपालिका के। तो जो एकात्मक देश हैं, तो एकात्मक देशों में संसद और न्यायपालिका में किसकी शक्तियां अधिक होती हैं, तो देखिए यहाँ न्यायपालिका की शक्तियां संसद की अपेक्षा कम होंगी, तो यहाँ संसद ही क्या मानी जाएगी, सर्वोच्च मानी जाएगी। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो कौन सा देश है, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में किस तरीके की व्यवस्था अपनाई जाती है, एकात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है। अब देखिए आपने संघात्मक भी देख लिया, एकात्मक भी देख लिया, अब यहाँ एक चीज ये आ रही है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करें। तो देखिए कई बार ये सवाल पूछा भी गया है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। भारत की शासन प्रणाली संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन कभी कभी यह एकात्मक रूप धारण कर लेती है। तो कब वो एकात्मक रूप धारण करेगी, जब देश में कोई आपातकाल लग जाए या कोई ऐसी विकट समस्या उत्पन्न हो जाए जहाँ केंद्र को खुद डिसीजन लेने का अधिकार हो, तो वहाँ केंद्र क्या करता है, राज्यों की शक्तियों को सीमित कर देता है और पूरे देश का शासन क्या कर लेता है, अपने हाथों में ले लेता है। इसीलिए एक पॉइंट तो वो, दूसरा ये कि भारत में जो राज्यों के निर्माण की जो क्रिया है वो किसके हाथों में सौंपी गई है, संसद के हाथों में सौंपी गई है। अर्थात भारत में संसद को अनुच्छेद 3 के तहत ये शक्ति दी गई है कि अगर संसद चाहे तो वो किसी भी राज्य की सीमा में, उस राज्य के क्षेत्र में दो राज्यों को मिला करके, दो या दो से अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिला करके उसके नाम में आदि में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरीके की जो पावर्स यहाँ संसद को मिली गई हैं, तो कुछ कार्यों के आधार पर, कुछ शक्तियों के आधार पर भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो शासन प्रणाली है, वो संघात्मक होते हुए भी किसकी ओर झुकी हुई है, एकात्मक की ओर झुकी हुई है। दूसरी चीज, एकात्मक देशों में जो नागरिक होंगे, अब देखिए यहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं है, तो राज्य का अस्तित्व यहाँ नहीं होगा तो यहाँ किस प्रकार की नागरिकता मिलेगी, तो यहाँ जो नागरिकता होगी वो एकल नागरिकता होगी। कैसी, एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता। तो भारत में भी किस प्रकार की नागरिकता दी गई है, एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता दी गई है, सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप किस प्रकार के देशों में दी जाती है, एकात्मक देशों में दी जाती है। ठीक है,
तो भारत में भी यही सिस्टम है। इसलिए भारत कुछ बिंदुओं पर क्या है, एकात्मक रूप धारण कर लेता है। कब कर लेगा, जब कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जहां केंद्र को पूरे देश का शासन अपने हाथ में लेने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम हमारी समझ में आ गए। अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, अगला जो वर्ग था वो क्या था कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर किसी भी स्टूडेंट ने, किसी एस्पिरेंट ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप उसे अच्छे से देखें, ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बच्चों को तो यही नहीं पता रहता है कि कार्यपालिका और विधायिका के काम क्या क्या है, इनकी शक्तियां क्या क्या है, ठीक है, इनमें अंतर क्या है, तो वो यही भूल जाते हैं। तो देखिए, केंद्र और राज्यों के संबंध के आधार पर हमने इसको कितने वर्गों में विभाजित किया था, 2 वर्गों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से हैं, तो पहला था हमारा संसदीय शासन प्रणाली। कौन सा था, संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर अगर शासन प्रणाली की बात करते हैं तो कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, एक तो संसदीय और दूसरी अध्यक्षात्मक। तो देखिए, संसदीय जो शासन प्रणाली होती है इसमें विधायिका का जो चयन है वो कौन करता है, जनता करती है। कौन करेगा, जनता करेगी। पहली चीज, संसद का मतलब क्या है कि यहाँ विधायिका में से ही, विधायिका को जो चयन है वो क्या करेगी, जनता करेगी। किस रूप में करेगी कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। प्रतिनिधि चुनने का जो तरीका है, या तो वो हो सकता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुनाव में भागीदारी करके उसको चुन सकती है, या अपने प्रतिनिधि चुन करके उच्च सदन में भेज सकती है। यानी कि अपने जब वो प्रतिनिधि चुनेगी तो वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, उनको आगे सदन में भेजते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है, संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका का चयन किसने किया, जनता ने किया। और विधायिका में से ही किसका निर्माण होता है, कार्यपालिका का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए कैसे, देखो ये है जनता आपकी, बहुत अच्छे से समझना। ये तो क्या हो गई, जनता हो गई। जनता क्या करती है, चुनाव में भाग लेगी। और जब ये चुनाव में भाग लेगी तो किस प्रकार के सदन के चुनाव में भाग लेती है, निम्न सदन के चुनाव में भाग लेगी। ठीक है, अब ये क्या करेगी कि अपने अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुनेगी। तो इन लोगों ने जो प्रतिनिधि भेजे वो कहाँ भेज दिए, अब इनके इतने प्रतिनिधि कहाँ आ गए, अब इन लोगों से मिलकर के क्या बन गई, विधायिका बन गई। ठीक है, पहली चीज। अब यहां अगला पॉइंट ये याद रखना कि विधायिका में जिस दल का आधे से अधिक, क्या, जिस दल ने आधे से अधिक सीटों पर विजय हासिल की है तो वो दल यहां क्या करेगा, मंत्री परिषद का गठन करेगा। किसका, मंत्री परिषद का। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, 2014 में मोदी सरकार आई और मोदी सरकार सत्ता में भारी बहुमत से विजय हुई, तो उसने क्या किया कि विधायिका का निर्माण किया। विधायिका में पहली चीज आपको पहले ही बता चुका हूं कि विधायिका में हमारे 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 सदन, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में मोदी जी को क्या मिला, भारी बहुमत मिला। राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, जब विधायिका में से क्या होगा कि जिस दल के नेता ने, यानी कि जो दल भारी बहुमत से या आधे से अधिक सीटों को पा करके यहाँ आया है, समर्थन हासिल किया है, वो दल क्या करेगा, एक प्रतिनिधि समूह का गठन करेगा। और वही प्रतिनिधि समूह क्या कहलाता है, मंत्री परिषद कहलाता है या कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, तो यही मंत्री परिषद फिर क्या बन जाती है, कार्यपालिका बन जाती है। तो विधायिका में से ही संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका का गठन किया जाता है। तो यहाँ कार्यपालिका को क्या माना जा सकता है कि ऐसा प्रतिनिधि समूह, कैसा, जो शासन संचालित करता हो।
क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। और कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद शामिल होती है, मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और अन्य मंत्री। ठीक है, तो भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? इसी पर आधारित है। एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली पर या इसी पर आधारित है। दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा कि देखिए यहाँ जो मंत्रिपरिषद है, तो अगर मंत्रिपरिषद की जवाबदेही की बात की जाए कि इसका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, तो देखिए मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति होगा, क्योंकि लोगों ने ही क्या किया है? इस सभा का चयन किया है, इसलिए इनका सामूहिक उत्तरदायित्व किस सदन के प्रति हो जाएगा? कैसे देशों में? संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में। ठीक है, दूसरा यहां पर जो राज्य का अध्यक्ष होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, वो किस तरीके का होगा? तो देखिए यहां जो राज्याध्यक्ष होगा, यानी कि भारत में जो राज्याध्यक्ष है वो कौन है? राष्ट्रपति है। तो यहाँ राष्ट्रपति कैसा शासक है? नाम मात्र का शासक है। कैसा? नाम मात्र का शासक। ऐसी ही प्रणाली कहाँ चलती है? नाम मात्र का शासक कहाँ है? ब्रिटेन में। अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में संसद क्या है? सर्वोच्च है, और संसद सर्वोच्च है, लेकिन वहाँ का जो राजा है ये किस तरीके का मुखिया है? नाम मात्र का मुखिया है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। दूसरी चीज़ आ रही है कि यहाँ जो विधानमंडल का कार्यकाल है वो कितना होता है? तो देखिए संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल का कार्यकाल निश्चित होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अगर लोकसभा चाहे, मंत्रिपरिषद चाहे, तो वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, और राष्ट्रपति को सलाह देने के बाद में इसका कार्यकाल घटा भी सकती है, यानी कि समय से पहले इसको भंग भी किया जा सकता है और इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, और अगर मंत्रिपरिषद ये चाह ले कि नए चुनाव करवाने हैं तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा कि राष्ट्रपति महोदय आप क्या करेंगे कि विधानमंडल को भंग कीजिए, और विधानमंडल को राष्ट्रपति क्या कर देगा? भंग कर देगा, विघटन कर देगा। जब ये भंग हो जाएगी तो नए चुनाव करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो शासन प्रणाली चलेगी वो कहाँ चलेगी? भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में चल रही है। दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ जो राज्य का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथों में होती हैं? यहाँ मंत्रिपरिषद के हाथों में होती हैं। और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, दूसरी चीज कौन सी आ रही है हमारी अब? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका का चयन जनता के द्वारा किया जाता है, और विधायिका में से ही किसका निर्माण किया जाता है? कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। विधायिका जो है हमारी 2 सदनों से मिलकर के बनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो शासन प्रणाली आ रही है हमारी, वो आ रही है अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होता है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि नाम मात्र का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यहाँ कार्यपालिका के प्रमुख का चयन कैसे किया जाता है? देखिए अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस तरीके से किया जाता है? तो देखिए या तो जनता राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनती है, या एक निर्वाचक गण का क्या करती है? चयन करती है।
ये निर्वाचक गण राष्ट्रपति को चुनने के लिए ही चुना जाता है। तो ये निर्वाचक गण क्या करेगा, राष्ट्रपति को चुनेगा, और राष्ट्रपति को चुनेगा तो क्या होगा, यहाँ जो राष्ट्रपति चुना जाएगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, वो किसकी पसंद से चुना जाएगा, ये सवाल आता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ या तो जनता इसको स्वयं चुन ले या अपने निर्वाचक गण के माध्यम से चुन ले। दोनों ही स्थितियों में यहाँ जनता क्या करती है, अपने प्रमुख का चुनाव करती है, ठीक है। लेकिन भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में क्या होता है कि यहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का अर्थात अपने कार्यपालिका के प्रमुख का चुनाव नहीं करती। वो क्या करती है, अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात वह अपने प्रतिनिधि चुन करके विधानमंडल में भेजती है और विधानमंडल के सदस्य क्या करते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख का चुनाव करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होगा, राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का होगा कि वास्तविक होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख। तो कैसा प्रमुख होगा, वास्तविक, यानी कि जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके हाथों में आ जाएंगी, राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएंगी। अगला पॉइंट आ रहा है कि यहाँ जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, देखिए संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही क्या करता है, मंत्रिमंडल का चयन करता है, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति उस दल से करता है जो दल लोकसभा में बहुमत से जीत करके आया है। लेकिन यहाँ क्या होगा, फिर वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली में ये थोड़ी सी दिक्कत है कि वहाँ जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो किससे लिए जाएंगे, विधायिका में से ही लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के ऊपर अध्यक्षात्मक प्रणाली में ये बाध्यता नहीं होती है कि जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वो विधायिका में से ही चुने जाएं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे वो विधायिका में से ही चुने जाएं। अर्थात यहाँ राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति को जो उसे उचित लगे क्या कर सकता है, कार्यपालिका में शामिल कर सकता है, मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहोगे कि यहाँ राष्ट्रपति अपनी पसंद से, चाहे वो विधायिका का सदस्य हो या नहीं हो, अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति को कार्यपालिका में शामिल कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका कार्यकाल कितना होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो देखिए इसका कार्यकाल होता है, जैसे हम यूएसए के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। भारत में जो कार्यपालिका है वो कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है, 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। लेकिन उनका ये कार्यकाल फिक्स नहीं है, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद चाहे तो वो राष्ट्रपति को बोल सकता है और समय से पहले ही उसे पद से निर्वासित कर सकता है। दूसरी चीज आ रही है कि यहाँ कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका से अलग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ विधायिका से किसी भी मंत्री का चयन नहीं किया जा रहा है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो विधायिका से भी कर सकता है और नहीं चाहे तो किसी भी व्यक्ति को। तो यहाँ कार्यपालिका विधायिका से क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। अमेरिका का उदाहरण इस रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद में आप कोई भी डाउट हमें पूछते रहिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।